नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु अधिक से अधिक नागरिकों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत अब तक 1,84,00,000 नागरिकों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है, लेकिन इस समय 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों हेतु केवल 35,000 डोज उपलब्ध हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों हेतु खरीदे गए 3 लाख वैक्सीन अब 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों हेतु प्रयोग में लाए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके बारे में कल बुधवार 12 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज देना बेहद जरूरी है और इस समय 5 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज देना बाकी है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोवैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं करवाए जाने के चलते कई जगह पर टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु गुट वाले नागरिकों हेतु खरीदे गए 3 लाख डोज अब 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को लगाए जाएंगे, जिसके बारे में वहीं कम आयु गुट वाले लाभार्थियों का टीकाकरण रोक दिया जाएगा, जिसके बारे में कल मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य की अतिरिक्त स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर अर्चना पाटिल ने मंगलवार को एक परिपत्रक जारी करते हुए मंगलवार से ही राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु गुट हेतु भेजी गई कोवैक्सीन को 45 वर्ष से अधिक आयु गुट वाले नागरिकों के लिए दूसरे डोज के रूप में प्रयोग में लाने का आदेश जारी किया है और इस आदेश पर मंगलवार 11 मई से ही अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब 18 से 44 वर्ष आयु गुट के नागरिकों का टीकाकरण रोका जा सकता है और फिलहाल 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को पहली प्राथमिकता के साथ कोविशील्ड व कोवैक्सीन का दूसरा डोज देने का काम शुरू किया जाएगा। इस बारे में अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय सहित अमरावती के जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को भी राज्य के स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक निर्देश का पत्र मिल चुका है। इस समय अमरावती जिले के ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा हालात को नियंत्रित करने के लिए तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, किंतु संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के बावजूद लोग बाग इसे लेकर गंभीर नहीं है और प्रशासनिक दिशा निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। इस बात पर दुख व्यक्त करने के साथ ही जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब अमरावती में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के मुताबिक इस समय हालात को नियंत्रित करने हेतु समूचे जिले में कड़ा लॉकडाउन लगाने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में 130 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। साथ ही हालात को नियंत्रित करने हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दुख और चिंता का विषय यह है कि विगत 1 वर्ष से चली आ रही इस महामारी और इसके भयावह दुष्परिणामों को देखने के बावजूद भी लोग बाग सरकार एवं प्रशासन की ओर से जारी नियमों व निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा राज्य के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना और आह्वान को ध्यान में रखते हुए अमरावती के पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने लोगों की जान बचाने हेतु सरकारी सहायता प्राप्त करने की झंझट में पड़ने की बजाय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में PSA प्रणाली पर चलने वाला 200 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाला ऑक्सीजन निर्मित प्लांट अपने खर्चे से शुरू करने का निर्णय लिया है और PR पोटे पाटिल ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय सूर्यकांता देवी रामचंद्र जी पोटे पाटिल की स्मृति में 65 लाख रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के B विंग में ऑक्सीजन निर्मित प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इन दिनों अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है और गंभीर स्थिति में रहने वाले संक्रमित मरीजों की जान बचाने हेतु ऑक्सीजन की काफी किल्लत महसूस हो रही है। ऐसे हालात को देखते हुए पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने अपने खर्च से सरकारी अस्पताल को निजी ऑक्सीजन प्लांट देने का निर्णय लिया। साथ ही इस ऑक्सीजन निर्मित प्लांट के आजीवन दुरुस्ती व देखभाल का जिम्मा संभालने की भी तैयारी दर्शाई है। किसी सरकारी अस्पताल में निजी ट्रस्ट द्वारा अपने खर्चे से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का समूचे राज्य में यह अपनी तरह का पहला उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट द्वारा वातावरण की हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन लेकर उसे सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे 40 बेड तक पाइपलाइन के जरिए आजीवन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है और यह प्रोजेक्ट 8 सप्ताह के भीतर मरीजों की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। इस हेतु विगत दिनों पोटे ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जिलाधीश शैलेश नवाल, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम तथा कंपनी के एक्सपर्ट के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट
के लिए जगह निश्चित की, जहां पर इस प्लांट की पूर्व तैयारी के लिए काम की शुरुआत भी हो चुकी है। इस प्लांट को स्थापित करने हेतु लगने वाली धनराशि का धनादेश जल्द ही राज्य के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के हाथों अमरावती के जिलाधीश कार्यालय को हस्तांतरित किया जाएगा। इस हेतु पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही अमरावती आएंगे। इसके साथ ही पोर्ट ट्रस्ट द्वारा परतवाड़ा, दरियापुर व वरुड़ में जरूरत के लिहाज से अपने खर्च पर ऑक्सीजन सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का भी मानस व्यक्त किया गया है, जिसे लेकर जल्द ही आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए चहुं ओर लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में असंगठित क्षेत्र के कामगारों व मजदूरों के सामने अपनी रोजी रोटी का सवाल उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में सीएम उद्धव ठाकरे ने समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी और सरकार द्वारा संकट के इस समय में असंगठित व पंजीकृत मजदूरों की ओर सहायता का हाथ आगे बढ़ाया गया। इसके तहत अमरावती जिले के करीब 9,000 पंजीकृत मजदूरों के बचत खाते में सरकार की ओर से 1,500 रुपए डाले गए हैं। इस सहायता की वजह से सभी मजदूरों को अपना खर्च चलाने में कुछ हद तक राहत मिली है। इस समय अमरावती शहर में कोविड संक्रमण को लेकर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उनसे निपटने हेतु किए जा रहे कामों की समीक्षा करने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं शहर के चिकित्सकों के साथ एक बैठक मंगलवार की दोपहर आयोजित की गई। निगमायुक्त प्रशांत रोड़े के दालान में आयोजित इस बैठक में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, मनपा उपायुक्त रवि पवार, पीडीएमसी के डीन डॉक्टर एटी देशमुख, मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काड़े व डॉक्टर जयश्री नांदुरकर, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश ठाकरे व सचिव डॉक्टर संदीप दानखड़े तथा मनपा के जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुरसदकर उपस्थित थे। इस बैठक में मौजूदा हालात से निपटने हेतु किए जा रहे कामों की समीक्षा करने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले तमाम इंतजामों पर भी चर्चा और विचार विमर्श किया गया। स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि संस्था द्वारा संचालित हिंदू मोक्षधाम में विगत 1 वर्ष से अधिकांश कोविड संक्रमितों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसके लिए यहां की 2 गैस शवदाहिनियों की सेवा ली जा रही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर सामान्य मृतकों की तरह कोविड संक्रमित मृतकों के पार्थिव शरीरों का भी अंतिम संस्कार परंपरागत तरीके से लकड़ियों की चिताओं पर किया जा रहा है। कोविड संक्रमण की रफ्तार तेज रहने के दौरान इन दिनों हिंदू स्मशान भूमि में काम का बोझ अत्यधिक बढ़ गया है और न लाभ न हानि तत्वों पर समर्पित सेवा भाव के साथ काम करने वाली हिंदू स्मशान भूमि संस्था को अब काफी समस्या और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर हिंदू मोक्षधाम को अब प्रशासन की ओर से मिलने वाली सहायता में कुछ हद तक लाल फीताशाही का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर अंतिम संस्कार हेतु मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का काम अधर में लटका हुआ है। शहर के मध्य स्थल में बसे हिंदू मोक्षधाम में पारंपरिक तरीके से लकड़ियों की चिताओं पर अंतिम संस्कार करने हेतु 18 चबूतरे हैं। साथ ही यहाँ के गैस शवदाहिनी प्रकल्प में 2 यूनिट है। ऐसे में कोविड संक्रमण काल से पहले यहाँ पर शवों के अंतिम संस्कार का काम बड़े आसान व सहज ढंग से किया जाता था, लेकिन संक्रमण काल के दौरान जैसे जैसे महामारी की रफ्तार बढ़ने लगी और संक्रमण की वजह से होने वाले मौतों के आंकड़े बढ़ने लगे, वैसे वैसे हिंदू मोक्षधाम पर काम का बोझ भी बढ़ने लगा। साथ ही कोविड संक्रमितों की मृत्यु के मामले बढ़ने के साथ ही हिंदू स्मशान भूमि में शवों के अंतिम संस्कार हेतु जगह और साधन भी कम पड़ने लगे। ऐसे में यहाँ पर अतिरिक्त चबूतरों व शेड की व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ ही तीसरी गैस शवदाहिनी शुरू करने की जरूरत महसूस होने लगी और हिंदू स्मशान भूमि संस्था के पदाधिकारियों द्वारा इस हेतु अपने स्तर पर प्रयास करने के साथ ही जिला व मनपा प्रशासन से भी सहयोग मांगा गया। पश्चात जिलाधीश शैलेश नवाल, महापौर चेतन गावंडे व निगमायुक्त प्रशांत रोड़े ने हिंदू स्मशान भूमि का दौरा व मुआयना करते हुए यहाँ पर तमाम जरूरी सुविधाओं के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही, जिसके तहत जिलाधीश ने हिंदू स्मशान भूमि में सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु 50 लाख रुपए तथा मनपा प्रशासन ने शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु 50 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही मनपा द्वारा आम सभा में बाकायदा 50 लाख रुपए की सहायता निधि देने को लेकर आम सहमति से प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन उसमें यह शर्त जोड़ दी गई कि इस राशि का उपयोग हिंदू मोक्षधाम द्वारा तीसरी गैस शवदाहिनी खरीदने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे अन्य कामों हेतु उपयोग में लाया जाएगा, जिसके लिए हिंदू मोक्षधाम को मनपा के पास प्रस्ताव देना होगा। किंतु हैरत की बात यह है कि हिंदू मोक्षधाम संस्था द्वारा पहले से कार्यरत गैस शवदाहिनी में कोविड संक्रमित मरीजों के दाह संस्कार हेतु लगातार प्रयोग में लाए जा रहे गैस सिलेंडरों को रिफिल करने हेतु मनपा के पास खर्च की रकम हेतु फाइल भेजी गई, तो वह फाइल टेबल दर टेबल घूमती रही और जानकारी के मुताबिक फिलहाल तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर विगत दिनों आम जनमानस में यह संदेश प्रसारित हुआ था कि मनपा प्रशासन द्वारा तीसरी गैस शवदाहिनी के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नागपुर महानगर पालिका व यवतमाल नगर परिषद द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में स्थित स्मशान भूमियों को कोविड संक्रमण की वजह से मृत होने वाले लोगों के अंतिम संस्कार हेतु 2-2 हजार रुपए की राशि बतौर खर्च के तौर पर दी जाती है, ऐसी जानकारी सामने आई है। किंतु अमरावती महानगर पालिका द्वारा विगत 1 वर्ष से कोविड संक्रमित मृतदेहों का अंतिम संस्कार करने वाले हिंदू मोक्षधाम के लिए ऐसे किसी खर्च की व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है।
सबसे खास बात यह है कि हिंदू मोक्षधाम पर काम के लगातार बढ़ते बोझ को देखते हुए प्रशासन द्वारा विलासनगर और शंकरनगर परिसर स्थित स्मशान भूमियों में कोविड संक्रमितों के शवों का अंतिम संस्कार करने को अनुमति दी गई है। साथ ही इन दोनों स्मशान भूमियों में भी एक गैस शवदाहिनी स्थापित करने का प्रयास शुरू किया गया है, जिसके लिए अलग से निविदा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। किंतु इन दोनों स्मशान भूमियों में गैस शवदाहिनी स्थापित करने और यहाँ पर कोविड संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार करने का संबंधित परिसर वासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा राहट गाँव एवं वडाली परिसर के SRPF कैंप परिसर स्थित स्मशान भूमियों में कोविड संक्रमण की वजह से मृत होने वाले व्यक्तियों के शवों का अंतिम संस्कार करने पर विचार किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि विलासनगर स्मशान भूमि में कोविड संक्रमितों के अंतिम संस्कार का जिम्मा हिंदू मोक्षधाम पर ही सौंपा गया है। ऐसे में हिंदू मोक्षधाम को काम के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा विलासनगर स्मशान भूमि का हिंदू स्मशान संस्था को अधिकृत तौर पर कब्जा भी नहीं दिया गया है। बावजूद इसके हिंदू मोक्षधाम संस्था विलासनगर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। इस समय देश में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर कहर ढा रही है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर युवा इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल्द ही कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है, जिसमें छोटे बच्चों के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा जताया गया है। ऐसे में संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा छोटे बच्चों के इलाज हेतु सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों में तमाम आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके तहत सुपर कोविड अस्पताल में बच्चों के लिए 70 बेड का विशेष वार्ड शुरू किया गया है। साथ ही लाइफलाइन अस्पताल के डॉक्टर नरेश ताड़े के मार्गदर्शन में 3 निजी अस्पतालों को कोविड संक्रमण की चपेट में आने वाले बच्चों के इलाज की अनुमति दी गई है। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर छोटे बच्चों के लिए खतरनाक व घातक साबित हो सकने के संकेत मिलते ही वैद्यकीय क्षेत्र द्वारा समूचे राज्य में बाल रोग विशेषज्ञों का टास्क फोर्स गठित किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह काम करीब 90% पूर्ण कर लिया गया है। इस टास्क फोर्स द्वारा ICMR, WHO व एम्स की गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाएगा। साथ ही सरकारी व निजी क्षेत्र के बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय स्तर पर इस गाइडलाइन के संदर्भ में सूक्ष्म नियोजन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स में जिलाधीश, जिला शल्य चिकित्सक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता, बाल रोग विशेषज्ञ संगठन के प्रतिनिधि, चाइल्ड केयर कोविड सेंटर के प्रमुख का समावेश रहेगा। जिलाधीश के मार्गदर्शन में गठित की जाने वाली इस समिति के जरिए स्थानीय स्तर पर हालात को लेकर पैनी नजर रखी जाएगी। बडनेरा जूनी बस्ती में उत्तमसरा मार्ग पर लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर वर्तमान में एक भव्य रेलवे वैगन दुरुस्ती कारखाने का निर्माण हो रहा है। इस वैगन कारखाने के लिए लोहे के 4 भव्य शेड तथा उस शेड के भीतरी हिस्से में ट्रेन की बोगियां पहुंचाने के लिए पटरियां बिछाई गई हैं। वर्तमान में हर ओर कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का कहर जारी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की तीसरी लहर इससे काफी भीषण रहने की संभावना जताते हुए स्वास्थ्य विभाग को इससे निपटने की तैयारी में जुटने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में नागपुर स्वास्थ्य विभाग और रेल मंत्रालय की ओर से अजनी रेलवे स्टेशन पर 9 डिब्बों की एक ट्रेन को कोविड कोच में तब्दील किया गया है। यदि भविष्य में अमरावती में भी संक्रमितों की संख्या और अधिक बढ़ती है और स्थिति गंभीर होती है तो बडनेरा में निर्माणाधीन रेलवे वैगन कारखाने में कोविड कोच बनाने की तैयारी रेल विभाग द्वारा की जा रही है। मंडल न्यूज की टीम ने बडनेरा के उत्तमसरा रोड पर बन रहे इस रेलवे वैगन फैक्ट्री को भेंट दी और वहां का मुआयना करने के बाद यह पाया कि यदि यहां पर भविष्य में कोविड कोच बनाया जाता है तो वह मरीजों के परिजनों के लिहाज से काफी हद तक असुविधाजनक रहेगा। ऐसे में यहां पर आने जाने सहित अन्य कई सुविधाओं की ओर प्रशासन को ध्यान देना होगा। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री तथा भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया और देश के पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के नाम बड़े ही व्यंग्यात्मक शैली में एक पत्र लिखते हुए उनसे आह्वान किया है कि जिस तरह उन्होंने बार मालिकों व शराब विक्रेताओं को संपत्ति कर, विद्युत बिल व आबकारी शुल्क में छूट देने की मांग करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है, उसी तरह वे राज्य के विभिन्न समस्याओं से घिरे किसानों की समस्याओं को हल करने हेतु भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक पत्र लिखें। मंगलवार 11 मई को लगातार 7वें दिन 1000 से अधिक नए संक्रमित मरीज पाए गए और 1016 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते दिनों की तुलना में यह संख्या तुलनात्मक रूप से कुछ कम है। इसके साथ ही अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,456 हो गई है। वहीं मंगलवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 17 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 14 स्थानीय और 3 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1151 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1311 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 5 और ग्रामीण क्षेत्र के 9 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 911 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 66,723 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,582 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,926 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7,656 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 2,369 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों
अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 2227 और ग्रामीण क्षेत्र में 5986 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इस समय कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु ब्रेक द चेन अभियान अंतर्गत अमरावती जिले में आगामी 15 मई तक कड़ी संचारबंदी लागू की गई है और जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को भी बंद रखते हुए आम नागरिकों से अपने घर पर ही रहने को कहा गया है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करते हुए संचारबंदी के दौरान बिना वजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिनके खिलाफ शहर एवं ग्रामीण पुलिस द्वारा कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। इसके तहत गत रोज अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में 101 व ग्रामीण क्षेत्र में 17 ऐसे कुल 118 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। साथ ही कई लोगों के वाहन भी जब्त किए गए। इस लॉकडाउन काल के दौरान बिना वजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ अमरावती शहर के सभी चौक चौराहों पर पूर्व व पश्चिम विभाग यातायात शाखा के पुलिस कर्मियों ने वाहनों की कड़ाई से जांच करनी शुरू की, जिसके तहत 82 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे 16,400 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं इस लॉकडाउन काल के दौरान प्रतिबंध जारी रहने के बावजूद मॉर्निंग वॉक के लिए घरों से बाहर निकलना कई लोगों पर काफी महंगा साबित हुआ है। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वेलकम पॉइंट परिसर में संचारबंदी के दौरान मॉर्निंग वॉक करने निकले करीब 24 लोगों को पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया गया और उन सभी को गाड़गेनगर थाने लाया गया, जहाँ पर इन सभी लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। गाड़गेनगर थाना पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से वेलकम पॉइंट परिसर में काफी देर तक गहमा-गहमी व हंगामे वाली स्थिति रही। जिले में बीते एक वर्ष से अब तक कुल 4,61,833 नागरिकों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिसमें से शुरुआती दौर में करीब 2,300 सैंपलों को नागपुर, वर्धा व अकोला की प्रयोगशालाओं में जांच हेतु भेजा गया। पश्चात 4 मई को अमरावती में ही सरकारी कोविड टेस्ट लैब शुरू की गई, जहां पर कोविड संदेहितों के RT-PCR सैंपलों की निःशुल्क जाँच की जाने लगी। इसके तहत अब तक इस लैब में 2,11,665 सैंपलों को जाँचा जा चुका है। इस निःशुल्क कोविड टेस्ट लैब पर प्रशासन को प्रतिमाह 1,10,00,000 रुपए का खर्च करना पड़ता है, जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हर एक सैंपल की जांच के लिए करीब 300 रुपयों का खर्च आता है और इस समय रोजाना इस कोविड टेस्ट लैब में 2,500 से 3,000 सैंपलों की जांच की जाती है। इस हेतु प्रशासन को अच्छा खासा खर्च करना पड़ रहा है। कोविड महामारी के दौर में जहां ज्यादातर लोग अपने घरों में बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा सड़क पर उतरकर अपनी सेवाएं दी जा रही है। पुलिस प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों को भी कोरोना का संक्रमण अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को जब ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, तब उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर अथवा अन्य जगहों से लाना पड़ता है। ऐसे में ऑक्सीजन फाउंडेशन की ओर से पुलिस अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा उपलब्ध कराई गई है। शहर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी तथा ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य विशाल सुरेश ढोक ने खुद कोविड मुक्त होने के बाद अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले 2 कोविड संक्रमितों की जान बचाने हेतु लगातार दूसरी बार अपना प्लाज्मा दान किया है। मंगलवार को स्थायी समिति सभापति सचिन रास ने तथा महानगरपालिका के आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा मनपा क्षेत्र में स्थित अलग अलग टीकाकरण केंद्रों का मुआयना करते हुए वहां पर चल रहे वैक्सीनेशन संबंधी काम की समीक्षा की गई। स्थायी समिति सभापति सचिन रास्ते ने दशरा मैदान परिसर स्थित आइसोलेशन अस्पताल का दौरा किया। इस समय उनके साथ मनपा गुट नेता चेतन पवार तथा वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी विशाल काड़े उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने बडनेरा परिसर स्थित टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। विगत एक वर्ष से अमरावती शहर में चल रहे कोविड संक्रमण के प्रकोप की वजह से अमरावती मनपा द्वारा चलाई जाती शहर बस सेवा को बंद रखा गया है और शहर में दौड़ने वाली सभी सिटी बसों को बडनेरा रोड पर नरखेड़ रेलवे क्रॉसिंग के पास खुले मैदान में खड़ा रखा गया है। गत वर्ष नवरात्रि के बाद जब कोविड का प्रकोप कुछ कम हुआ था, उस समय अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान इन बसों को शहर में एक बार फिर चलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 2 माह के भीतर शहर में एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा और सिटी बसों के पहिए एक बार फिर थम गए। ऐसे में विगत 2 माह से मनपा की सभी सिटी बसें बडनेरा रोड के पास खुली जगह में खड़े रहकर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रही हैं। अमरावती मनपा क्षेत्र में लगभग 1 सप्ताह के बाद कल कोवैक्सीन के टीके की दूसरी खेप अमरावती पहुंची और अमरावती मनपा क्षेत्र में बडनेरा जूनी बस्ती के चावड़ी चौक स्थित हरिभाऊ वार्ड स्वास्थ्य केंद्र में ही 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा टीका लगाने की व्यवस्था की गई। शहर के इस एकमात्र केंद्र पर कोवैक्सीन के 1270 टीके भेजे गए। ऐसे में इस टीकाकरण केंद्र पर समूचे शहर के 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग तड़के 2:30 बजे से ही कतार लगाकर खड़े हो गए और टीकाकरण केंद्र पर काम शुरू होते ही भीड़ लगभग बेकाबू नजर होती आई और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। ऐसे में पुलिस की सहायता लेनी पड़ी।
कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 15 मई तक कड़ा लॉकडाउन घोषित किया है, लेकिन इससे पहले ही राज्य के अधिकांश शहरों में विशेषकर मुंबई, पुणे और नागपुर में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ जाने के कारण 21 ट्रेनों को 30 जून तक रद्द किया गया है। साथ ही जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें केवल आरक्षित सीटों पर ही सफर करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस समय दौड़ रही अधिकांश ट्रेनों में लोगों ने बड़े पैमाने पर अपना आरक्षण रद्द कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बडनेरा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ रुक तो रही हैं, लेकिन ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ नहीं रहने के कारण रेलवे स्टेशनों पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। बडनेरा रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा प्राप्त है, जहां से कभी रोजाना दिन भर के दौरान दर्जनों ट्रेनों का आवागमन हुआ करता था और यहां पर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ भाड़ दिखाई देती है, किंतु अब यहां से दिन भर के दौरान मात्र 2 से 3 रेलगाड़ियां गुजर रही हैं और इक्का दुक्का रेल यात्री ही गाड़ियों में चढ़ अथवा उतर रहे हैं। अमरावती जिले में फरवरी माह से कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ा हुआ है और शुरुआत में अमरावती शहर के अधिकांश इलाके कोरोना के लिहाज से हॉटस्पॉट बने हुए थे, लेकिन वर्तमान में चित्र कुछ अलग है। इस समय अमरावती शहर में तो कोविड संक्रमण की स्थिति काफी नियंत्रण में है, वहीं जिले के कई ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। विशेषकर जिले के वरुड़, मोर्शी और अचलपुर परतवाड़ा में कोविड संक्रमण को लेकर बेहद गंभीर हालात बने हुए हैं। इसके अलावा चांदूर बाजार, धामनगांव रेलवे, अंजनगांव, सुरजी, दरियापुर व नांदगांव खंडेश्वर में भी कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिससे ग्रामीण इलाके लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं। हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की मृत्यु मामले में आरोपी रहने वाले निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम श्रीनिवास रेड्डी को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा मंगलवार को सशर्त अंतरिम जमानत मंजूर की गई है। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस देकर रेड्डी की जमानत अर्जी पर 7 जून तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति मनीष पिटले के समक्ष सुनवाई हुई है। अदालत ने श्रीनिवास रेड्डी को जमानत मंजूर करते हुए उन्हें फिलहाल नागपुर से बाहर नहीं जाने के आदेश दिए हैं। कोविड महामारी से मौत के आगोश में समाये माता पिता को खो चुके बच्चों को मदद करें और उन्हें गोद लें, इस तरह के संदेश इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर फैलाए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि नागरिकों ने ऐसे संदेशों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति इस तरह के संदेशों का आधार लेते हुए गैर कानूनी तरीके से बच्चों को गोद लेता है तो गोद लेने और देने वाले दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्यवर्ती जेल से कोरोना प्रकोप की रोकथाम के लिए 7 वर्ष की सजा सुनाए गए कैदियों को गत वर्ष 45 दिनों के लिए इमरजेंसी पैरोल मंजूर किया गया था। तब से लेकर अब तक अमल में लाए जा रहे आपदा प्रबंधन अधिनियम के चलते सेंट्रल जेल से पैरोल पर छोड़े गए 274 कैदी अपने घरों में ही रह रहे हैं और फिलहाल उन्हें जेल में वापस नहीं बुलाया गया है। इस समय राज्य में कोविड महामारी का कहर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस स्थिति में महावितरण द्वारा रोजाना 100% मीटर रीडिंग की सख्ती की गई है। हालांकि मीटर रीडिंग का कार्य घर घर जाकर किए जाने से मीटर रीडिंग करने वाले लोगों को कोविड संक्रमण की चपेट में आने का भय सता रहा है। ऐसे में राज्य भर के लगभग 8000 बिजली मीटर रीडर दहशत के साए में नजर आ रहे हैं। हालांकि मीटर रीडर पर किसी भी तरह की सख्ती नहीं की जा रही है, बल्कि उन्हें कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य इलाकों में मीटर रीडिंग लेने हेतु कहा जा रहा है। वहीं महावितरण द्वारा अपने सभी ग्राहकों से आह्वान किया गया है कि वे अपने मोबाइल में महावितरण का ऐप डाउनलोड कर अपने मीटर की रीडिंग खुद ही महावितरण के ऐप पर अपलोड करें। पिछड़ा वर्गीय कर्मचारियों पर अन्याय करने वाले जीआर की प्रतिलिपियां जलाकर राज्य सरकार की नीतियों का वंचित बहुजन आघाड़ी ने तीव्र निषेध जलाया। साथ ही पदोन्नति के कोटे में 33% आरक्षण के पद सेवा वरीयता के अनुसार खुले प्रवर्ग के भरने का निर्णय सरकार ने वापस लेना चाहिए। ऐसी मांग को लेकर जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन सौंपा गया। जे महाराष्ट्र सरकारनं परिपत्रक काढलेले आहे 33% पदोन्नतीबाबतचं, त्याचा निषेध म्हणून आम्ही आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर त्याची होळी केलेली आहे। हे परिपत्रक म्हणजे SC, ST, VJNT हे जे मागासवर्गीय कर्मचारी आहे यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय आहे। जिले के सांसद नवनीत राणा ने बेलोरा एयरपोर्ट प्रस्तावित कामों को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपयों की निधि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को निवेदन सौंपा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस निधि के माध्यम से बेलोरा एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, नाइट लैंडिंग, यात्री सुविधा कक्ष आदि कार्य पूरे किए जाएंगे। कुछ वर्ष पहले राजापेट थाना क्षेत्र के साईनगर परिसर में प्रतीक्षा मेहत्र नामक युवती की उसके प्रेमी ने चाकू से घोंपकर निर्मम हत्या की थी। बीती रात 7:30 बजे के दौरान ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति शंकरनगर बगीचे के पास सौभाग्य से टल गई। पता चला है कि बुधवार की जूनी टकसाल परिसर निवासी 22 वर्षीय युवती का नंदा मार्केट के पास रहने वाले अंकुश किशोर मेंढे नामक 23 वर्षीय युवक के साथ प्रेम संबंध था। बाद में दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ, लेकिन अंकुश उस युवती का पीछा नहीं छोड़ रहा था। कल यह युवती अपनी दोपहिया पर शंकरनगर की ओर जा रही थी, तब अंकुश मेंढे ने उसका पीछा किया और चाकू निकालकर उसे जान से मारने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने अंकुश मेंढे के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
बडनेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले साईनगर के निकट फॉरेस्ट कॉलोनी में एक घर में अज्ञात चोरों ने सिंधमारी करते हुए 46,300 रुपए के सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ किया। यह घटना उजागर होने के बाद भारत धनराज ढंगारे ने बडनेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच चल रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।